भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र में चल रहा अवैध माल को वैध माल बनाने का गोरख धंधा। तस्करी किए हुए लकड़ों को कटाई के लिए मंजूर किए साझों में शामिल किया जाता है। आखिर ये गोरख धंधे किसकी शह में पनप रहे हैं? नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम आष्टी, लोभी एवं कौलीवाड़ा में इन दिनों मध्य प्रदेश से सागवान तस्करी कर महाराष्ट्र में लाने का अवैध व्यवसाय जोरों पर है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर महाराष्ट्र की सीमावर्ती देवनारा पर बना अंतर्राज्यीय पुलिया से मध्य प्रदेश से सागवान तस्करी कर महाराष्ट्र में लाया जाता है। उक्त तस्करी में लाए हुए सागवान को नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र आने वाले ग्राम आष्टी, लोभी कौलीवाड़ा के लकड़ों के ठेकेदारों द्वारा कटाई के लिए मंजूर हुए साझों में अवैध सागवान को मिलाकर हैमर पंचिंग कर अवैध माल को वैध माल बनाकर नागपुर जैसे महानगरों में बेचा जाता है। संज्ञान हो कि नियम के अनुसार अगर कोई पेड़ को काटा जाता है तो पेड़ के बुंदे के पास ही कटे हुए लकड़ी को वन परिक्षेत्र के अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा कटी हुई लकड़ी को हैमर पंचिंग किया जाता है। उसके बाद ही वह माल पासिंग के लिए तैयार होता है। लेकिन नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले आष्टी, लोभी आदि परिसर घूमने के बाद यह बात सामने आई कि जगह जगह कटे हुए लकड़ों के स्टॉक तो लगे हैं, लेकिन कहीं कहीं हैमर पंचिंग नहीं है। और तो और जिन प्रजातियों के कटे हुए लकड़ों के जहाँ स्टॉक लगे हैं वहाँ उसे लकड़ी के प्रजातियों की बूंदे ही नहीं है। आखिर ऐसा खेल किसकी शय पर चल रहा है? क्षेत्र की जनता द्वारा इस संबंध में कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इस लकड़ा तस्करी के अवैध कारोबार में लिप्त ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की मांग जनता द्वारा उठाई जा रही है। इंतजार कीजिए, जल्द ही आप तक पार्ट 2 नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र में शासकीय निधि द्वारा हुए विकास कार्य पर खास खबर। भंडारा जिले के खमारी बुट्टी गांव में आज सुबह एक बाघ ने खेत में बनी झोपड़ी में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें 9 बकरियां मारी गई। यह बकरियां किसान परमेश्वर गोपीचंद समृद्ध, ईश्वर गोपीचंद समृद्ध और गंगाबाई गोपीचंद समृद्ध की थी। इस हमले से किसानों को लगभग 5 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। पीड़ित किसानों ने सरकार और वन विभाग से तत्काल 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी गाँव में 3 बार बाघ द्वारा गाय
और बकरियों पर हमले हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। गाँव की सरपंच नलिनी कड़े ने इस घटना को गंभीर मानते हुए वन विभाग से मांग की है कि पीड़ित किसानों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जाए और गांव में बार बार आने वाले बाघ को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए। मी सरपंच बोलत आहे कमारी बुट्टी इथून। तर मी फॉरेस्ट ऑफिसला जाऊन अशी जेव्हा माझ्या गावामध्ये ह्या घटना घडल्या तर मी स्वतः फॉरेस्ट ऑफिसला जाऊन मी बोलली अधिकाऱ्यांशी तर तुम्ही तिथं पिंजरा लावा आणि वाघाला पकडा, पण त्यांनी माझ्या शब्दावर काही विश्वास ठेवला नाही, लक्ष दिलं नाही आणि त्यांनी कोणत्याच प्रकारची अशी काही कारवाई केली नाही। आणि हे लोक बिचाऱ्यांच्याकडे शेती नाही, वाडी नाही, यांच्या स्वतःच्या मालकीमध्ये हा घर आहे। आज थोडासा दार तुटला होता, आज वाघाने इथं उडी घालून एवढ्या ह्या 9 शेळ्या इथं 5 लाखाची 5.5 लाखाची नुकसान झालेली आहे। आज हे लोक बिचारे सकाळपासूनचे उपाशी तापाशी वनवन इथं रडत आहेत, भुकत आहेत। ते यांचं काय? तर म्हणून माझं एकच म्हणणं आहे की शासनाने फॉरेस्ट ऑफिसवाल्यांनी तात्काळमध्ये यांची नुकसान भरपाई द्यावा, नाही तर यांच्या शेळ्या जिवंत करून द्यावा, नाहीत मग त्यांच्या विरोधामध्ये आता इथं फार मोठं आंदोलन होईल। सगळे गावकरी सगळे लोक इथे जमलेले आहेत। घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने पिंजरा लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। गांव के लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें नुकसान की भरपाई नहीं मिलती तब तक वे अपनी बकरियों को जंगल की ओर नहीं ले जाएंगे। यह घटना वन्य जीव और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष की ओर इशारा करती है, जिस पर शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। घटनास्थल पर काधा पुलिस ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरी जागेवर भरपाई भरून देवायचा, जागेवर 5 लाख रुपये भरून देवायचा म्हणजे भरून देवायचा, नाही याच्या सामने काय अधिकाऱ्या सामने मी फाशी लावतो। मग का करते तर करत बसा म्हणा माझा, बस हा माझा म्हणणं आहे। नगदी पैसे पाहिजेत मला तिच्या भरपाई, नाही तर मग शेऱ्या जित्या करून द्या 9-10 शेऱ्या। का करून मी माय मा बुड्डी आहे ती आपली एक शेरी पोचते आपल्या इकडे मा बाप नाही कोण नाही, का करण माणूस गाभण बकऱ्या आहेत का करण माणूस दिवसभरात वाप करून दिला पाहिजे, नाही ह्या 90 शेऱ्या जिवंत पाहिजे, 5 लाख रुपये पाहिजेत नगदी ऑन द स्पॉट। जे आलेच पाहिजे ते आल्याशिवाय ते गाडीने धरून त्याच्या भेटली तर ते काही रस्त्यात रोखतात, पैसे घेतात, पैसे द्या नगदी द्या, पैसे गाड्या भेटत खाली गाड्या भेटत काही भेटत आम्हाला काही लेनदेन नाही, पण त्या गाडीचे नगदी पैसे घेतात। आमच्यावर बिजरचे गरीब बाई आहे, ते 2 पोरं आहेत, पण पैसे भेटायला पाहिजेत, पण आम्हाला माय खाऊ पाहिजे। 5 लाख रुपये भेटायला पाहिजेत, 5 लाख रुपये एवढे पैसे भेटायला पाहिजे म्हणून आम्हाला माय खाऊ पाहिजे, कारण तुम्ही द्याल सध्या मग सांगाल आम्ही एवढे नगदी रूपात पाहिजे, नगदी रूपात पैसे बिजर पाहिजे, घरवाला नसे बिजर ते वन करून खाते मग आम्हाला द्या कोडीच्या। भंडारा जिले में लंबे समय से चल रही गौ तस्करी पर अब पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एलसीबी ने विशेष अभियान चलाकर 14 गौवंशों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया, जिससे उन्हें नया जीवनदान मिला। भंडारा जिले से पिकअप, आयसर और ट्रकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से गौवंशों की तस्करी की जा रही थी। इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा एक विशेष दल का गठन किया गया, जिसने जिले भर में कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष रूप से लाखनी, बौनी, तुमसर, साकोली, सिहोरा और लाखांदो जैसे गांव से हो रही गौ तस्करी पर अब कड़ा अंकुश लगाया जा रहा है। पुलिस की यह सक्रियता न केवल अवैध गतिविधियों को रोकने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि इससे कानून व्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा और गौ तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया। सैनिकों के इस शौर्य पराक्रम को सम्मान करने के लिए भंडारा शहर के जलाराम चौक से रविवार शाम 5:30 बजे भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में जिले के नेता, स्थानीय नागरिक, सैनिक, एनसीसी के छात्र तथा पूर्व सैनिक शामिल हुए। इस मौके पर एकजुटता और देशभक्ति प्रस्तुत कर देश के सम्मान में नारेबाजी की गयी। कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकियों को
को सबक सिखाने सेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की। पहलगाम हमले के बाद देशवासियों में गुस्सा पनप रहा था। देश के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में 100 से अधिक आतंकी मारे गए। देश की रक्षा में तत्पर सैनिकों का सम्मान करते हुए शहर में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। इस समय देशभक्ति गीत गूंजे, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। यह रैली जलाराम चौक से होते हुए गांधी चौक, पोस्ट ऑफिस, मुस्लिम लाइब्रेरी चौक, अन्ना भाऊ साठे चौक होते हुए फिर से गांधी चौक पहुंची। इस रैली में हजारों लोगों ने उत्साह के साथ सहभाग लिया। सैनिकों को नमन किया गया। जहां पर रैली का समापन किया गया, इस समय पुलिस बंदोबस्त लगा रहा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी द्वारा गोंदिया में विदर्भ स्तरीय 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में विशेष मार्गदर्शन देने के लिए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे ने उपस्थित रहकर युवतियों को प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्रदान किया। विश्व हिंदू परिषद की ओर से लड़कियों के लिए दुर्गा वाहिनी और महिलाओं के लिए मातृशक्ति संगठन का संचालन किया जाता है। इन संगठनों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विविध प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। इस क्रम में इस वर्ष गोंदिया में विदर्भ स्तरीय शौर्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां युवतियों को आत्मरक्षा, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति और हिंदू संस्कृति से जुड़ी शिक्षाएं दी जा रही है। यह जानकारी स्वयं केंद्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे ने दी है। दुर्गा वाहिनीचा विदर्भ प्रांताचा हा प्रशिक्षण वर्ग आहे, जो दर उन्हाळ्यामध्ये घेतला जातो। असे वर्ग देशातल्या जवळजवळ 44 ठिकाणी संपन्न होत आहे। इथे विदर्भातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातल्या मुली या आलेल्या आहेत, कार्यकर्ता म्हणून आलेल्या आहेत। एक त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासाच्या दृष्टीने इथे प्रशिक्षण होईल। भारताचा इतिहास, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती याच्याबद्दल इथे माहिती दिली जाईल। त्यानंतर महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने येणाऱ्या मुली सक्षम बनाव्यात ह्याच्याकरता दंडयुद्ध, नियुद्ध, योगासन, प्राणायाम, व्यायाम असं प्रशिक्षण दिलं जाईल। त्यांच्या अंगच्या गुणांचा विकास व्हावा याच्याकरता वक्तृत्व कला, गीत, भजन, सत्संग अशा प्रकारचंही प्रशिक्षण दिलं जाईल। वैद्यकीय प्रथमोपचार आहे, त्याच्यानंतर अशा सगळ्या ज्या समाजोपयोगी गोष्टी आहेत त्यासुद्धा इथे शिकवल्या जातील। समाजाची सेवा कशी करायची, कोणकोणते सेवा कार्य, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या दृष्टीने त्या जाऊन करू शकतील ह्याच्याबद्दल सुद्धा त्यांची चर्चा होईल आणि कार्य योजना ठरवून त्या इथनं जातील। परांडे ने बताया कि पूरे देश में ऐसे 44 स्थानों पर यह प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से युवतियों को न केवल आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, बल्कि उन्हें हिंदू संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों की शिक्षा भी दी जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन प्रशिक्षणों से तैयार हो रही ये बेटियां भविष्य में हिंदू राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कृषि मंत्री द्वारा 15 दिनों में मांगी पूरी करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद समस्याओं का समाधान न होने से नाराज होकर महाराष्ट्र राज्य कृषि सहायक संगठन ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इसी के तहत गोंदिया में भी कृषि सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासनिक कार्यालय के सामने धरना आंदोलन शुरू किया है। 10 फरवरी 2025 को कृषि मंत्री ने प्रलंबित मांगों को 15 दिनों के भीतर हल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय न लिए जाने से कृषि सहायकों ने आंदोलन का मार्ग अपनाया है। प्रदर्शनकारी कृषि सहायकों की प्रमुख मांगों में शासकीय कार्यों के लिए मोबाइल के बजाय लैपटॉप उपलब्ध कराया जाए, कृषि सेवक कालावधि समाप्त कर उन्हें नियमित कृषि सहायक के पद पर नियुक्त किया जाए, पदनाम बदलकर सहायक कृषि अधिकारी किया जाए, ग्राम स्तर पर कृषि सहायकों को कार्य में सहायता के लिए कृषि सहायक सहयोगी नियुक्त किए जाए, इनपुट वितरण में पारदर्शक प्रक्रिया हो और परिवहन खर्च की भरपाई के लिए स्पष्ट प्रावधान किया जाए। कृषि सहायकों ने चेतावनी दी है कि यदि मार्गदर्शक सूचनाओं में परिवहन खर्च की व्यवस्था नहीं की गई तो खरीफ हंगाम 2025 के दौरान इनपुट वितरण का बहिष्कार किया जाएगा। नमस्कार, मी विश्वनाथ कवासे, राज्य प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना, जिल्हा शाखा गोंदिया। आमच्या ज्या प्रलंबित ज्या मागण्या आहेत, प्रथमतः मुख्य मागणी ही जी आहे आमची की कृषी सहायक हे जे नाव आम्हाला मिळालेलं आहे शासनाकडून यापूर्वी, यामध्ये बदल करण्यात यावा, ते सहाय्यक कृषी अधिकारी असं पदनामात बदल करण्यात यावं। जी मागणी आमची 14 वर्षापासूनची आहे आणि ज्या संवर्गाने मागणी न करताही
जे तलाठी आणि ग्रामसेवक आहेत यांच्या पदनामात बदल झालेला आहे, त्यामुळे आमच्या पदनामात बदल करून शासनानं आम्हाला न्याय द्यावा. दुसरी अशी महत्त्वाची मागणी जी आमची आहे की आज 100 दिवसाचा कार्यक्रम सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आखताना सर्व डिजिटलायझेशन केलेलं आहे, परंतु या युगामध्ये कृषी सहाय्यकाकडे शासनाकडून डिजिटलसाठी कोणतीही साधनसामग्री पुरवठा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आम्हाला डिजिटल होण्यासाठी आणि डिजिटल काम करण्यासाठी लॅपटॉप देण्यात यावं. तिसरी अशी जी आमची मागणी आहे, आमचं समकक्ष काम करणारे कृषी सेवक जे आहेत समान काम करतात, परंतु शासन त्यांच्यासोबत दुजाभाव करून त्यांना वेतन कमी देऊन 3 वर्ष कृषी सेवक या नावाने त्यांची पिळवणूक करत आहे. त्यामुळे त्यांची सरळ सेवा पदभरती करून कृषी सेवक हे पद रद्द करत यावे आणि रेग्युलर कृषी सहाय्यक म्हणून भरती करण्यात यावे. म्हणजे चौथं असं आहे की जे कृषी विभागाचं जे आकृतीबंध आहे, आमचा कृषी सहाय्यक शासन सेवेत रुजू होऊन एकाच पदावर तो सेवानिवृत्त होत असतो, त्याला पदोन्नतीच्या संधी म्हणजे नसतातच. तर त्याकरिता आकृतीबंध मंजूर होताना त्यामध्ये कृषी सहाय्यकाचे पद जे आहे हे 401 ठेवण्यात यावे, ही सुद्धा एक या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण मागणी आहे. मागण्या मान्य न झाल्यात आमचं हे जे आंदोलन आहे हे आम्ही शासनाला पत्र देऊन 5 तारखेपासून सुरू केलेलं आहे आणि याच्याही पूर्वी मागण्या करत होतो आम्ही, परंतु शासन याकडे फक्त आम्हाला हुलकावणी देऊन आम्ही तुमच्या मागण्यांचा विचार करू, मंजूर करू, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, शासन तुमच्या पाठीशी आहे, तुमच्या मागण्या मंजूर होतील. परंतु आजपर्यंत शासनाने आम्ही मागणी केलेली एकही मागणी मंजूर न केल्यामुळे आम्ही 5 तारखेपासून हे आंदोलन पुकारलेलं आहे आणि जोपर्यंत आमचं म्हणजे मागण्या पूर्ण होणार नाही, शासन मागण्या पूर्ण करणार नाही, तोपर्यंत आम्ही हे काम बंद आंदोलन अनिश्चित कालावधीसाठी ठेवणार आहोत. आमचा कृषी सहाय्यक कोणत्याही दबावाला पडणार नाही. आमची मागणी रास्त आहे, शासनाला कुठलाही त्यामुळे आर्थिक भार येणार नाही आहे आणि आम्ही आमच्या न्याय मागण्यासाठी, आमच्या सन्मानासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हितार्थ आम्ही काम जो कृषी सहाय्यक जो आहे हा शेतकऱ्याच्या हितासाठी काम करत असतो, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन काम करत असतो, परंतु ते काम करत असताना आमचा कुठंतरी सन्मान डावलला जातो, आम्हाला साधनसामग्री पुरवठा केला जात नाही. तर ती पुरवठा होण्यासाठी, आमचा सन्मान वाढवण्यासाठी, आमचा सन्मान वाढला तर आमची कार्यक्षमता वाढेल, आम्ही म्हणजे चांगल्या दिल्यानं, खूप दिल्यानं आणि उमेदीनं, नव्या उमेदीनं काम करू. जोपर्यंत शासन आम्ही ज्या मागण्या शासनाला केलेल्या आहेत, जोपर्यंत मागण्या पूर्ण करणार नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्यातला कृषी सहाय्यक मागे हटणार नाही, मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय माघार नाही. कृषी सहाय्यक संघटनेचा नमस्कार, मी शशिकला चिल्लारे, महाराष्ट्र कृषी सहाय्यक संघटना शाखा गोंदियाची जिल्हा कार्यकारिणी असून आमच्या अनेक मागण्या आहेत सर, पण त्याच्यात महत्त्वाची सर्वात जी जुनी मागणी आहे ती 2014 पासून आहे की पदनाम बदलणे. ही मागणी 2014 पासून आम्ही लावून धरलेली आहे, पण शासनाने अजून याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. वारंवार आम्हाला आश्वासनं दिले की आम्ही बदलून देऊ. आमचे जे समकक्ष तलाठी आहेत किंवा ग्रामसेवक आहेत यांचे पदनाम बदलून झालेले आहेत, पण आमच्या मागणीकडे शासन पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे. नंतर दुसरी जी मागणी आहे, आता हे डिजिटलायझेशनचं काळ असून सर्व योजना ह्या आमच्या डिजिटल झाल्या, ऑनलाईन झाल्यात, पण त्याच्याकरिता शासनानं आम्हाला कुठलाही डिव्हाइस अजूनपर्यंत पुरवठा केलेला नाही. मग ऑनलाईन करताना समजा एक आमचा मोबाईल असते, त्याच्यामध्ये आमचा वैयक्तिक डाटा, परत इतक्या साऱ्या योजनांचा ऑनलाईन करताना आम्हाला खूप त्रास होतो. जसं MHA-DBT आहे, PM किसान आहे, PM-FME, अशा सर्व योजना ह्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत आणि त्याचा सर्व डाटा आम्हाला ऑनलाईन करावा लागतो. आणि तिसरी ही आमची मागणी आहे की आम्हाला एक क्षेत्रीय स्तरावर मदतनीसची आवश्यकता असतो. कृषी सहाय्यकाकडे एक मुख्यालय असतो, त्याच्यामध्ये 7, 8, 9, 10 गावे, कधी जर एखादा दुसरा मुख्यालय खाली असला तर दुसऱ्यासुद्धा मुख्यालयाचा चार्ज देण्यात येतो. आणि अशा वेळेस कृषी सहाय्यकाकडे कुठलाही मदतनीस नाही किंवा कुठलाही बॅकअप नाही असं म्हणू शकता. त्याला या गावात काम करताना दुसऱ्या गावात काय चालू आहे हे समजायसाठी जर एक मदतनीस असला तर त्याला काम करताना सोयीचं होईल. आणि चौथी अशी मागणी आहे की हे जे निविष्ठा किंवा योजनेअंतर्गत येणाऱ्या निविष्ठा, बाकी काही साहित्य पुरवठा होतात, त्याच्यासाठी शासनानं असं कुठला गोडाऊन उपलब्ध करून दिला नाही किंवा जसं आता एखादी जी निविष्ठा आली ती तालुका स्तरावर येतो आणि त्याला समजा त्याचा मुख्यालयापर्यंत त्याला स्वतःच्या स्वखर्चाने न्यावं लागतो. मग तिथं नेल्यावर ठेवायचं कुठं हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे ते सुद्धा निविष्ठाचं जो वाटप आहे तालुका स्तरावरून व्हावं, ग्रामस्तरावर किंवा मुख्यालयात न्यायची तगादा नसावा. अशा अनेक
मागण्या आमच्या. आंदोलनकारियों की एक और प्रमुख मांग है कि कृषि विभाग के आकृति बंद को जल्द मंजूरी दी जाए, कृषि पर्यवेक्षकों के पदों में वृद्धि की जाए, जिससे कृषि सहायकों को पदोन्नति में हो रही अड़चनों को दूर किया जा सके। साथ ही राजस्व विभाग की तर्ज पर कृषि विभाग का आकृति बंद तैयार करने की भी मांग की गई है। कृषि सहायकों ने जब भी यह स्पष्ट किया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन भी किया जाएगा। हालांकि हड़ताल की अवधि में किसानों के पंचनामे बाधित नहीं होंगे, ऐसा भरोसा आंदोलनकारी कृषि सहायकों ने दिलाया है।